मैं जंतर मंतर उपस्थित हूँ और यहाँ पर सवर्ण समाज की ओर से एक महासंग्राम का आयोजन किया गया है। जातिगत आरक्षण है, इस पर 15 तारीख की सुनवाई होगी। इससे पहले 14 मार्च को सवर्ण समाज के द्वारा महासंग्राम का आयोजन इसलिए किया गया ताकि आप अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट के सामने रख सके, सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ को सुन के इस मुद्दे पर फैसला दे सके। तो हमारे साथ मौजूद है आज जाने माने कवि अजय मिश्रा जी। आइए हम जानते हैं, बात करते हैं अजय मिश्रा जी से। अजय मिश्रा जी, न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया, अनंत वक्ता मीडिया और आपके सभी पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम आप आए हैं इसके लिए आपका धन्यवाद। बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं इससे। अभी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो राय मांगी है, क्यों मांगी गई? देखिए, दरअसल शंभू जी, समस्या क्या है इस देश में मैं आपको बताऊँ। बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के सारे फैसले हो रहे हैं। राय मांगने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न तो ये है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने एक आरटीआई के माध्यम से रजिस्ट्रार सेंसस ऑफ इंडिया को, भारत की जनगणना कार्यालय को पूछा था कि आपके पास जातिगत आंकड़े क्या है। मुझे उन्होंने ये बताया कि हमने SC ST गिनवाए थे 2011 की जनगणना में, और SC ST की कुल आबादी जो है भारत की जनसंख्या में 24% है। उसके बाद अभी 6-8 महीने पहले जितेंद्र सिंह, जो कि राज्य मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, उन्होंने लोकसभा में एक घोषणा की है, विभिन्न मंत्रालयों में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें SC ST कर्मचारियों की जो संख्या है वो 29.5% हो चुकी है। मतलब इस देश की 24% आबादी को 29.5% नौकरियां आज की तारीख में हासिल हैं। तो जो ये जिस आधार पर आपको आरक्षण दिया गया था कि आपके प्रतिनिधित्व की कमी है, प्रतिनिधित्व में कमी है, इसलिए प्रतिनिधित्व के नाम पर जो आरक्षण दिया गया, आज वो विषय ही समाप्त हो गया। आप अपनी संख्या से अधिक पद लेकर बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को राय तो ये मांगनी चाहिए थी कि जब चूंकि अनुसूचित जनजाति जो की संख्या में 24% है और नौकरियों में 30% के लगभग है, जो वो अपनी संख्या से 6% अधिक पद हासिल कर चुके हैं, तो क्यों ना अगले 20 या 25 वर्षों के लिए इस आरक्षण को पूर्णतः समाप्त किया जाए। और जब तक 24% आबादी 24% नौकरियों पर नहीं आ जाती और बाकी 76% नौकरियां जो जबरदस्ती SC ST ने कब्जा कर रखा है उनसे वापस लेकर के उस हकदार आबादी को नहीं दी जा सकती, जिसमें देश का बामन ठाकुर, बनिया लाला, शेख, सैयद, पठान, राजपूत, भूमिहार, यादव, कुर्मी, कोयरी आता है तो उनको दी जाए। जब तक ये समानता स्थापित न हो जाए तब तक इस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और आंकड़ों के आधार पर न्यायालय निर्णय देता। लेकिन न्यायालय को अगर मैं कुछ और कहूँगा, न्यायालय के प्रति हो सकता है कोई गलत बात हो जाए, न्यायालय को राय नहीं मांगनी चाहिए, न्यायालय को आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है। आपको पता होगा कि हमारी जो 25 जनवरी थी 2020 को आरक्षण को रिन्यू किया गया, क्योंकि इसके हमें पहले समीक्षा लेनी चाहिए थी। इसे समीक्षा क्यों नहीं किया गया? आपको मैं फिर मैं इसमें एक जानकारी दूंगा। समीक्षा के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है पिछले 70 सालों से, आपको पता ही नहीं है। जो संविधान में व्यवस्था है उसमें यही कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि कितने प्रतिशत आरक्षण कब तक रखा जाए। परंतु संसद में सरकारें एक दिन पहले कुछ सांसद मिलकर के एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको वो समीक्षा रिपोर्ट कहते हैं। हर 10 वर्ष बाद वो पटल पर रखी जाती है और उसके आधार पर 10 वर्ष के लिए आरक्षण रिन्यूअल कर दिया जाता है। और व्यवस्था पिछले 70 वर्षों से चली आ रही है, उसका ही जो दुष्परिणाम है कि आज आरक्षित वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में अपने तय कोटे से अधिक हो गए हैं। समीक्षा इसकी करने की आवश्यकता है और इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं आज जातिवार नौकरियों की समीक्षा करे, जातिवार जनगणना करे और किस जाति के पास कितनी नौकरियां हैं इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाए। आपने देखा है कि अभी बीसू तिवारी का मामला जो SST में उछला हुआ है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट से क्या मांग चाहेंगे? SST कानून और जातिगत आरक्षण जो है ये तो हमारे पर एक कल्ला धब्बा है, इसे कैसे हम निपट सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया शंभू जी आपने। SC ST कानून भारत के संविधान की प्रस्तावना में आप सबने पढ़ी है, उसमें क्या लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर और किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता दी जाएगी।
परंतु पन्ना पलटते ही वो प्रस्तावना आपकी गायब हो जाती है और अगले पन्ने पर एक कानून आता है जिसमें अपराधी और अपराध करने वाले की जाति के आधार पर उसकी सजा का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जो भारत की न्याय व्यवस्था है, आपको मजे की बात मैं 2-3 बताऊंगा। आपको मालूम है भारत में जो दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता, वो कब की लाग चल रही है? उसको हम कहते हैं IPC 1860, 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। और उसमें भी और आनंद की बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो IPC आपके भारत में लागू है वही IPC आयरलैंड में लागू है। मतलब जिसको आप इंडिया में इंडियन पेनल कोड कहते हैं, उसको आयरलैंड में आप आयरिश पेनल कोड कहते हैं। वैसे ही शब्दशः लिखा हुआ है। और जब आप 150-200 साल पुराने कानूनों के आधार पर, आपको मजे की बात एक और बताता हूँ, कैमरा एविडेंस, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके IPC में वैलिड एविडेंसेस नहीं है। मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपको ये बातें बता पा रहा हूँ। आपका कैमरा फोटोग्राफ आपके कोर्ट में जज साहब नहीं मानते। जज साहब को आज भी क्या चाहिए? आई विटनेस, जिसको वो कहते हैं चश्मदीद गवाह। तो आज विष्णु तिवारी का अपमान है। 20 वर्ष लग गए आपको एक व्यक्ति को ये सिद्ध करने में अपराधी है या नहीं है। सलमान खान को जमानत मिलने के लिए कितना समय लगता है मान्यवर? 3 घंटे। आप कहते हैं हम भेदभाव नहीं करते देश में, और जब हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा होता है तो उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाती। तो आप कहाँ नागरिकों में समानता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात आप कहाँ करते हैं? तो दरअसल सबसे पहला कार्य जो न्याय व्यवस्था में न्यायिक सुधार की आवश्यकता है, यदि लोअर कोर्ट के जज ने फैसला दिया और अपर कोर्ट ने उस फैसले को गलत मानकर पलटा, तो निश्चित रूप से लोअर कोर्ट के जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, उसको उस गलत फैसले के लिए दंडित किया जाना चाहिए। जब तक आप ये व्यवस्था नहीं करेंगे, न्यायिक सुधार की अपेक्षा आप आज विष्णु तिवारी का मामला हुआ है तो पहला अपराधी वो न्यायाधीश है जिसके फैसले से विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल में काटे हैं। उसकी संपत्ति जब्त करके उसको जेल में डालकर सारा धन उस विष्णु तिवारी को दिया जाए, तब तक उस न्याय की आप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आपने देखा उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि समानता के अधिकार पर हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है। संविधान जो समानता का अधिकार देता है वहाँ पर हमारे पास जातिवाद भेदभाव कहाँ से आ जाता है? इसमें तो हमारे साथ खिलवाड़ा ही है समानता के आधार पर। आइए हम बात करते हैं गुलमणि जी से। गुलमणि जी, आपको चैनल में स्वागत है। नाम बता दीजिए उनको नाम बनाने में। मैं सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों ने जो आज के इस कार्यक्रम को बनाया है उसके लिए दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। सर, व्यवस्था ऐसी बन गई है हमारे राष्ट्र के अंदर कि आज तक 70 वर्षों में ना तो किसी गरीब को न्याय मिला, क्योंकि गरीब किसी जाति वर्ग विशेष में नहीं होता, गरीब हर जाति में मिल जाएगा। और रही जो आरक्षण व्यवस्था 10 वर्षों के लिए दी थी संविधान ने, 10 वर्ष के बाद समीक्षा हुई थी, आज तक समीक्षा नहीं हुई। कितने % हमारे ऐसी समाज के भाइयों को बेनिफिट मिला है, उससे कितने प्रतिशत जनरल समाज के उन लोगों को नुकसान हुआ जो 90% अंक लाने के बाद या तो आत्महत्या कर लेते हैं या रोड करने के बाद बहुत से लोगों का दिमाग भी चल गया, पागलपन में गिर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमारे राज्य के अंदर 70 वर्षों से है। कब तक और क्यों? मेरा पहला सवाल सरकार से ये है कि कब तक और क्यों? अच्छे जो हमारे नेता है कि हमसे वोट लेते हैं, वोट तो सभी लेते हैं, वोट लेने के बाद हमारे खिलाफ ही कानून बनाते हैं। लोगों से यहाँ से मिलते हैं, SC समाज के अमीर लोगों के लिए के पक्ष में कानून बनाते हैं, जबकि गरीब समाज के गरीब को लाभ नहीं मिलता है। तो ये कानून हमारे सांसद लोग बनाते हैं। SC ST के गरीब समाज को भी बेनिफिट नहीं मिलता। पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पुराने जमाने में एक राज्य हुआ था, पहले दादा राजा, फिर उसका पुत्र राजा, फिर पुत्र का पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र। ऐसी व्यवस्था इस आरक्षण ने कर दी है। जिसका दादा नौकरी पर लग गया, उसका पिता लग गया, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र। आज 5वीं पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रही है। क्यों ले रही है? कब तक? क्या उसी समाज में दूसरे भाई को नहीं बेनिफिट मिलना चाहिए था? तभी समाज यानी कहने का मतलब जो गिने चुने लोग हैं इसके फायदा ले रहे हैं। जी, जो गिने चुने परिवार है। अब विधानसभा, लोकसभा, पंच सरपंच, ब्लॉक समिति और IAS IPS का डाटा उठाकर देख लीजिए। अगर IAS IPS लगा है, कोई उसका बेटा ही IAS IPS लगेगा, ना कि दूसरा उसी समाज का जो आरक्षित वर्ग से आता है। आप राजनीति में
उदाहरण देखें तो एक परिवार चुनाव लड़ रहा है किसी भी लोकसभा क्षेत्र से, उसी का वो लड़ता है पहले उसका, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र। रामविलास पासवान, ज्योतिराम मांझी, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, रामदास अठावले, तो यही गिने चुने परिवार। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि गाँव में अभी आरक्षण की जरूरत है, फिर अभी ग्रामीण में भी लोग पिछड़े हुए हैं, इस वक्त क्या विचार है? सर अब राष्ट्र के अंदर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई इस देश के अंदर अब पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सभी सक्षम है। पिछड़ा और दलित सब दो जो संवैधानिक नहीं है। दलित वो है जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, वो किसी समाज में भी हो सकता है, उसे दलित कहना सही है। अब मायावती जी को दलित कैसे कहोगे, 4 बार की मुख्यमंत्री बनी हुई है, और भी बहुत से नाम है, IAS IPS है। रही बात पिछड़ा वर्ग की, जो पिछड़ा वर्ग चिल्लाते हैं, हमारे सांसद महोदय कई बार लोकसभा में बयान भी देते हैं मैं पिछड़ा हूँ। अरे भाई तू पिछड़ा क्या है? समाज में पिछड़ा उसे माना जाता है या तो अंगहीन हो, किसी का हाथ चला गया हो, अपाहिज हो, वो तो पिछड़ा है। आप शिक्षित पढ़े लिखे सांसद, विधायक, सांसद, IPS अधिकारी, कर्मचारी, आप पिछड़े कैसे हो गए? कौन सी संविधान की कौन सी धारा में लिखा है कि एक सक्षम व्यक्ति पिछड़ा है? पिछड़ा वो तो है समाज से पिछड़ा हो जो अपाहिज है, अपंग है, किसी की आंख चली जाती है या किसी कारण से मानसिक टेंशन में है, वो पिछड़ा हो सकता है, वो किसी भी समाज में हो सकता है। अब जातिगत आरक्षण SC लेकर कोर्ट से और गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं? हम सरकार से चाहते हैं जातिगत व्यवस्था को, बिल्कुल आरक्षण को बिल्कुल समाप्त करें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, जो उन्होंने 15 मार्च से सुनवाई शुरू की है। आप सरकारों से क्यों मांग रहे हो? आपके पास आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, कितने % SC ST समाज के कानून तो संसद ही बनाती है, उसकी समीक्षा तो सांसदों से ही बात करेंगे वो। जी नहीं, सांसदों से बात करेंगे, लेकिन सरकार आंकड़े तो ले सकती है ना, कितने % कौन सी कास्ट और कितने % बेनिफिट। आंकड़े क्यों नहीं जुटाएंगे? आंकड़े जुटाए ना, सरकार दे दो, सरकार क्या करेगी? जैसा बड़ा संगठन आपके पास है, सरकार तो अपने आंकड़े पेश कर देगी झूठे सच्चे, क्योंकि बहुत से केसों में देखा है झूठे सच्चे आंकड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देगी। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था आपने भी देखी होगी, जहाँ न्यायाधीश बैठा ना, वहाँ एक मूर्ति के आंखों में पट्टी बंदी होती है, अंधा कानून बोलते हैं उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी भाषा में माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, एक इन्वेस्टिगेशन अधिकारी की लिखित उस पर फैसला देता है वह की जमीनी रिपोर्ट पे। वह हमारी तो ये भी मांग है कि 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से जांच करवानी चाहिए किसी भी केस की, चाहे छोटा लेवल को चाहे अपर लेवल को। बहुत बढ़िया। दोनों रिपोर्ट आने के बाद फिर माननीय कोर्ट फैसला दे। मेरा नाम गजेंद्र भारद्वाज है, मैं मेरठ से हूँ। मैं SC ST एक्ट और आरक्षण पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। आगे बोलिए। एक हमारे भाई है अभी विष्णु तिवारी जी, जो मुजरिम ना होते हुए 20 साल के सजा भुगत कर आए हैं, उनका क्या दोष था? उनका दोष यही था कि वो स्वर्ण थे। जब SSC जब कानून लागू स्वर्ण होने के नाते क्या उन्हें जो है 20 साल की सजा दी जाएगी? जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं वो सजा दी जाएगी उसे? स्वर्ण होना क्या इस देश में पाप है? अभी मैं आपको SC ST एक्ट के और उदाहरण देता हूँ। एक अभी कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले, हमारी राजपूत बहन, बच्चे खेल रहे थे, आपस में झगड़ा हो गया, उनके पूरे परिवार पर पड़ोसी ने SC ST एक्ट लगा दिया। उस मेरी राजपूत बहन ने सिर्फ SC ST एक्ट के डर से आत्महत्या कर ली, जल कर मर गई, तेल डालकर, आपने भी सुना होगा। और हमारे डॉक्टर थे सौरभ मिश्रा, उन पर SC ST एक्ट लगा दिया गया फर्जी, डर मात्र से। उन SC ST एक्ट के डर मात्र से उन्होंने फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। तो क्या ये एक्ट सही है? मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस एक्ट में पहले जांच होनी चाहिए, पहले के प्रारूप में आना चाहिए। यही बात आरक्षण की। आरक्षण गरीब हर जाति में है, आरक्षित जाति में भी है और स्वर्ण में भी है, गरीब सभी जातियों में भी है, ना केवल SC है, ना केवल ST है, ना केवल OBC है। मैं मांग करता हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो उसका जो असली हकदार है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जो पहले से ही हमारे राष्ट्रपति है कोविंद जी, उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? आज वे घोषित करेंगे, आज वे मंच से कहेंगे कि मैंने आरक्षण छोड़ दिया? नहीं कहेंगे। ये मलाई है जो ये चाट रहे हैं, और हमारे स्वर्ण भाई जो गरीब होते हुए गरीबी में और पिस रहे हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे स्वर्ण बच्चों को जो है नौकरियाँ नहीं मिल रही, चाट के ठेले लगा रहे हैं, चाय की दुकान लगा रहे हैं। तो ये आरक्षण आप बताइए कहाँ तक सही है? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से कि ये आरक्षण कहां तक सही है? क्या ये वास्तविक हकदार तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा।
जो दलित गरीब पहले था वो आज भी दलित है, जो दलित गरीब पहले था वो आज भी गरीब है, उस तक तो योजना का लाभ ही नहीं पहुंच रहा। ये तो बड़े बड़े जो ऊपर पदों पर बैठे हैं, कोई एसडीएम बन गया, कोई डीएम बन गया, उनकी औलादे ही इसका लाभ ले रही है। असली वास्तविक हकदार तक ये आरक्षण नहीं पहुंच रहा। और रही SC ST बात की, SC ST एक्ट की, तो ये इतना खतरनाक है कि इसके डर से हमारे बच्चे, हमारे भाई आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास कम से कम 20 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने SC ST एक्ट के डर से, सिर्फ डर मात्र से, फैसला आने से पहले ही जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है। सौरभ मिश्रा जी है, मेरी राजपूत बहन थी, परिवार में जो है आपस में पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, उन पर पूरे परिवार पर SC ST एक्ट लगा दिया। ये न्याय है? पहले हम आपस में मिल बैठकर फैसला कर लेते थे, हमारे में भाईचारा था। ये SC ST एक्ट हम हिंदुओं को भी तोड़ रहा है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया, मैं उससे अच्छी भावना रखूँगा या दुर्भावना ही बढ़ेगी ना। हिंदुत्व कमजोर होगा ना। हिंदुओं को ये राजनेता अपनी कुर्सी के लालच में, वोट के लालच में, ये हम हिंदुओं को भी तोड़ रहे हैं। ऐसा कानून बनाया है इन्होंने कि ये हमारा हिंदुत्व ही आपस में फट रहा है, आपसी वैमनस्यता बढ़ रही है, दलितों के प्रति हमारी धारणा बदल रही है और हमारे प्रति दलितों की बदल रही है। तो आप बताइए ये SC ST एक्ट कहाँ तक सही है और आरक्षण कहाँ तक सही है? हमारे बच्चे, स्वर्ण समाज के बच्चे रेडी लगा रहे हैं, ठेली लगा रहे हैं, चाय के खोखे लगा रहे हैं। एक बीएड बिहार में अभी एक फेसबुक पर चल रहा था, BA BEd BTET पकोड़े बेच रहा है, उसने बाकायदा अपनी डिग्री लिखी हुई है। ये न्याय है? ये तो अन्याय है। ये कैसा संविधान है? कैसा संविधान है? ये मैं इस पर उंगली उठाता हूँ। बिना जांच जेल के एक 302 जो आदमी को मार देता है उस पर धारा 302 लगाई जाती है, उसमें भी पहले जांच होती है, तब जाकर उसको जेल भेजा जाता है, न्याय होता है। SC ST एक्ट में मोदी जी ने बिना सोचे समझे जो है बिना जांच के जेल का प्रावधान कर दिया 6 महीने। ये न्याय है? और मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे जितने बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, इन पर SC ST एक्ट लगते हैं, क्या कभी किसी को जेल जाते हुए देखा है? किसी को नहीं। सिर्फ सुना जाता है कि उस पर SC ST एक्ट लग गया, पर जेल जाते हुए किसी को नहीं देखा। जेल जाएगा केवल गरीब, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जैसे कि